तो वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, ये कहाँ पे पाया जाता है और इसका जो जनन में क्या महत्व है, अच्छे से वीडियो में समझ गए होंगे। तो आइए अपन लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे हेडिंग डालनी सभी को, लाल पेन से परिचय। इसके अंदर अपन 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे जनन, एक पढ़ेंगे जनन के प्रकार, और एक पढ़ेंगे जनन का महत्व। तो सबसे पहली बात अपन करते हैं जनन की। तो जनन क्या होता है? तो जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करना जनन क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन कितने प्रकार का होता है? जनन होता है 2 प्रकार का। जनन का महत्व, जनन होता है 2 प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ये अब लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन के अंदर कोई भी एक जीव, जैसे मैं ले रहा हूँ ये कोई एक जीव है, तो ये एक जीव ही क्या करेगा? किसी नए जीव का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन अलैंगिक जनन। ठीक है, अब बात आती है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में दो जीव मिलकर क्या करेंगे? एक नए जीव का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, तो उसे बोलते हैं अपन लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती है, यानी युग्मक पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? युग्मक, जिसमें लैंगिक जनन में अधिकतर उच्च कोटि के जीवों के अंदर पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जनन अपन निम्न कोटि के जीवों में पढ़ेंगे। जैसे एक कोशिकीय जीव अपन ने पढ़ा था, अमीबा, पैरामीशियम, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? इस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन आगे समझ में। इसके अंदर युग्मक और मादा युग्मक क्या लेंगे? भाग लेंगे और एक नए जीव का निर्माण करेंगे। तो कहने की सिंपल सी बात यह है, अलैंगिक जनन के अंदर एकल जीव बनकर नए जीव का निर्माण करेगा। ठीक है, और लैंगिक जनन के अंदर 2 जीव, नर और मादा, मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक नए जीव का निर्माण करेंगे। तो लिखो सबसे पहले एक नंबर पे डालो परिचय, लाल पेन से डालना है। अब ये पॉइंट डालो ग्रीन पेन से, जनन। अब लिखो जनन के अंदर जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। लिख लिया? इसके बाद में बी पॉइंट डालो ग्रीन पेन से, लिखो जनन के प्रकार। इसमें लिखो जनन 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है। ब्लैक पेन से डालो अलैंगिक जनन, फर्स्ट पॉइंट डाल के डाल देना अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर लिखो ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जीव, ब्रैकेट में लिख लो नर या मादा, यानी नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। इसमें दोनों में से एक होगा और वो क्या करेगा? नए जीव का निर्माण करेगा। तो लिखो केवल एक ही जीव, ब्रैकेट में लिखना नर या मादा, संतान उत्पन्न करता है
अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो और लिखो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसमें लिखो ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। इसके बाद में सी पॉइंट डालो ग्रीन पेन से। जनन का महत्व, यानी जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन क्यों आवश्यक है? अपनी जाति का स्थायित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है। और ये जो मूल घटना है, यानी जो जनन की मूल घटना है, यानी जो आनुवंशिक गुण होते हैं, वो कौन लेकर जाता है? डीएनए। कौन लेकर जाता है? डीएनए। तो यानी डीएनए प्रतिकृति जनन की क्या हो जाएगी अपने पास? मूल घटना। तो जनन का महत्व डाल लो ग्रीन पेन से। और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो जीवों में अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो जनन की मूल घटना डीएनए प्रतिकृति बनाता है। डीएनए प्रतिकृति बनाता है। इसके बाद में अपन बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डालो बुक क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख लो पेज नंबर 142। ये पुरानी बुक के पेज नंबर है 142। जिनके पास नई बुक है वो उनके हिसाब से लगा लेना। तो इसके अंदर अपने पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है अपने पास, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। यानी जो अपन ने अभी वीडियो के माध्यम से समझा था डीएनए प्रतिकृति, उसका प्रजनन में क्या महत्व है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर लिखो डीएनए प्रतिकृति का जनन में निम्न महत्व है। जनन में निम्न महत्व है। फर्स्ट पॉइंट लिखो डीएनए प्रतिकृति द्वारा आनुवंशिक गुण जनक से संतति में जाते हैं। आनुवंशिक गुण जनक से संतति में जाते हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो इसमें डीएनए प्रतिकृति से विभिन्नताएं आती है। डीएनए प्रतिकृति से विभिन्नताएं आती है जो जैव विकास का आधार है। जो जैव विकास का आधार है। तो डीएनए जो प्रतिकृति यानी डीएनए जो फोटोकॉपी तैयार करता है, उससे क्या होती है, जो संतति पैदा होती है उसमें क्या आती है, विभिन्नताएं आती है कुछ ना कुछ। तो ये जैव विकास का आधार, यानी इससे धीरे धीरे नए नए चेंजेस आते रहते हैं। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है।
यानी जो जीवों में विभिन्नता आती है वो स्पीसीज यानी प्रजातियों के लिए तो क्या है, लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? व्यष्टि का मतलब होता है एकल जीव। एकल जीव मतलब जो एक कोशिकीय जीव है जिनमें एक तरह से अलैंगिक जनन पाया जाता है, उनमें विभिन्नताएं आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन को पता है जो अलैंगिक जनन करते हैं वो आनुवंशिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होता है, जनक के समान होता है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, जबकि लैंगिक जनन करने वाले में क्या है, होती विभिन्नताएं आती है। ठीक है, तो ये जाति के लिए तो क्या है, एक तरह से इम्पोर्टेंट है यानी लाभदायक है, जबकि व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं है। लिखो इसका आंसर। जनक से जीवों में विभिन्नता आती है। जनक से जीवों में, जनक मतलब लिखना बेटा, जनन लिखना, जनन से जीवों में विभिन्नता आती है जो विभिन्न जातियों के लिए लाभदायक है, लेकिन व्यष्टि ब्रैकेट में लिख लेना, एकल जीव ब्रैकेट बंद के लिए लाभदायक हो यह आवश्यक नहीं है। के लिए लाभदायक हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि विभिन्नताएं पर्यावरण के अनुकूल न हो तो जीव की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे बात आती है, मनुष्य के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मनुष्य के अंदर जैसे अपन है तो अपनी जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, पर्यावरण के अनुकूल होगी, यानी यहाँ का अगर गर्मी पड़ रही है तो वो जो डीएनए होगा वो इस प्रकार की प्रतियां तैयार करेगा ताकि जो जीव है वो यहाँ यानी गर्मी के अंदर रहने के अनुकूल हो जाएगा। और इसी मनुष्य को अगर किसी ठंड वाले इलाके में अगर लेकर चले जाए तो क्या वहाँ पर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पे दूसरे व्यक्ति तो रहते हैं ना, तो वहाँ उनके बच्चे रहते हो तो वो उसी के अनुरूप क्या होता है, वो डीएनए प्रतिकृति तैयार कर लेता है, यानी वातावरण के अनुकूल तैयार कर लेता है। जबकि एकल जीवों में क्या होता है, ये क्या होता है, इनका वातावरण अनुकूल होता है। अब ये दूसरे वातावरण के अंदर अगर इनको लेकर चले जाए तो इनमें क्या होता है, इनकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर वातावरण के अनुकूल, इनकी पर्यावरण अनुकूल ना हो तो इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। अब 2 नंबर पर डालना है अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विखंडन। क्या होता है विखंडन? अलैंगिक जनन सबको समझ में आएगा, यानी इसमें क्या करेगा, एकल जीव नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा, उसे कहेंगे अपन अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की सबसे पहली विधि है कौन सी, विखंडन। विखंडन में क्या होगा, इसमें जीव का शरीर 2 भागों में, जैसे कोई भी जीव ले लिया मैंने, अब ये जीव क्या करेगा, 2 भागों में टूट जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, तो और या फिर अगर 2 भागों में नहीं टूटे, जैसे यही जीव है, या तो 2 भागों में टूटेगा, और 2 भागों में नहीं टूटेगा तो या 2 से क्या अधिक भागों में टूटेगा, 2 भी टूट सकता है, 3 भी टूट सकता है, और 4 में भी टूट सकता है। तो इस वजह से विखंडन का मतलब होता है इसमें एक जीव विभाजित होकर क्या करता है, नए जीवों का निर्माण करता है। ये एक जीव है, ये विभाजित यानी टूट करके नए जीवों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो उसे अपन बोलते हैं विखंडन। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। अगर जीव 2 संतति जीवों का अगर निर्माण कर रहा है तो उसे बोलते हैं द्विविखंडन। और अगर 2 से अधिक का निर्माण कर रहा है तो उसे बोलते हैं बहुविखंडन। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में पढ़ेंगे अपन इसको। एक तो पढ़ेंगे
खंडन, और एक पढ़ेंगे बहु विखंडन। ठीक है। द्विखंडन, द्विखंडन में क्या होगा, इसमें अकेला जीव, यानी अकेला जीव टूट करके कितने भागों में परिवर्तित हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, द्विखंडन। तो इसके एग्जाम्पल आएंगे अपने पास, अमीबा, लेशमानिया। ये क्या है, अमीबा का है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। लेशमानिया क्या है, ये भी एक जीव है। ठीक है, यानी निम्न कोटि के जीव है। ये क्या करेंगे, इनमें क्या होता है, द्विखंडन विधि के द्वारा नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अमीबा, जैसे अब तुम सपोज करके बताओ मेरे को, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अब ये अमीबा 2 भागों में टूट गए और 2 जीवों का क्या कर ली, 2 अमीबा का निर्माण कर ली, तो इसकी मृत्यु हुई क्या, नहीं हुई। कोस क्यों, क्योंकि ये टूटकर कितने भागों में डिवाइड हो गया, 2 भागों में। अब फिर जैसे ये ले लेते हैं अपन, अब यही वापस क्या करेगी, ये भी वही 2 भागों में टूटकर फिर से 2 बना लेगी, और ये भी क्या कर लेगी, 2 बना लेगी। तो अपन ये डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं कि अमीबा, तो अमीबा की कभी मृत्यु नहीं होगी, क्या होगा ये, इसलिए अमीबा को अपन क्या बोलते हैं, अजर अमर, यानी अमीबा को अपन क्या मानते हैं, अमर मानते हैं। अपन को पता है कोई भी जीव होता है उसकी अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होती है, लेकिन एक साइंस के अंदर अमीबा को एक ऐसा जीव माना गया है जिसकी क्या नहीं होती, मृत्यु नहीं होती है। अब बात आती है बहुविखंडन की। तो बहुविखंडन के अंदर लेशमानिया में भी यही होता है, जिस प्रकार से अमीबा के अंदर विखंडन हो रहा है उस प्रकार से लेशमानिया भी क्या करेगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा और अपन संतति जीवों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है। इसके बाद में लेशमानिया, लेशमानिया ही काला जार का रोगाणु है, काला जार का रोगाणु। ये लेशमानिया है, ये काला जार का क्या है, रोगाणु। ये काला जार की रोग क्या होता है, ये काला जार एक संक्रमित रोग है। इस संक्रमित रोग की वजह, इस रोगाणु की वजह से होता है ये लेशमानिया की वजह से। ये क्या है, काला जार एक संक्रमित रोग है अपने पास। इसके बाद में अपन देखते हैं बहुविखंडन। अब बहुविखंडन, बहुविखंडन के अंदर क्या करेगा, कोई भी जीव, जैसे तुम्हारे बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास प्लेज्मोडियम का। किसका दे रखा है, प्लेज्मोडियम का। अब प्लेज्मोडियम क्या करता है, हाँ ठीक है। बहुविखंडन, बहुविखंडन के अंदर क्या होता है, प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम 8th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि क्या होता है प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम मलेरिया का परजीवी, यानी ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। और वहाँ पे पढ़ा होगा मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज जो प्लेज्मोडियम है उसका क्या होता है, वाहक होता है, यानी इसको संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लेके जाता है और फिर वहाँ पर जो ये हमने पास प्लेज्मोडियम, जो प्लेज्मोडियम है वो क्या करता है, अपन को संक्रमित करता रहता है। यानी ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है और इस प्रकार से इसका एक केंद्रक होता है और ये कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है। अब ये क्या करता है प्लेज्मोडियम, धीरे धीरे इसका जो कोशिका द्रव्य है वो धीरे धीरे इस प्रकार की रिक्तिकाएं बनाकर अलग अलग भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने के बाद इनमें किनका, ये जो केंद्रक है वो केंद्रक सभी डिवाइड होकर किस में चला जाता है, इस रिक्तिकाओं यानी इन कोशिकाओं में जाकर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जाने के बाद आधा छोटा टुकड़ा इसमें आ गया, कोई इसमें आ गया, कोई इसमें आ गया, और इस प्रकार से सब में जाने के बाद डीएनए की नई प्रतिकृति बन जाती है। और बनने के बाद ये इस प्रकार से अलग अलग नए नए छोटे छोटे किसका निर्माण कर देगा, प्लेज्मोडियम का निर्माण कर लेता है। फिर एक अनुकूल परिस्थिति होने पर ये क्या होती है, जो झिल्ली होती है ये क्या हो जाती है, इस प्रकार से फट जाती है। और फटने के बाद ये जो प्लाज्मोडियम बने वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, एक जीव से अनेक जीवों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसे, बहुविखंडन। अभी टूट ही रहा है तो टूटकर एक जीव से कितने जीवों का निर्माण हो रहा है, अनेक जीवों का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। तो अपन ये प्लेज्मोडियम का एग्जाम्पल इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे को एक एग्जाम्पल
चलो ठीक है, सबसे पहले लिख लो, लिखो, हेडिंग डालो 2 नंबर पे लाल पेन से, एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीवों में प्रजनन की विधि, ब्रेक में लिख लेना, अलैंगिक जनन की विधि। इसमें ए पॉइंट डालो विखंडन, ग्रीन पेन से डालना है, लिखो, यह प्रक्रिया अनेक एक कोशिकीय जीवों में होती है। अनेक एक कोशिकीय जीवों में होती है। इसमें जीव विखंडित होकर नया जीव बनाता है। विखंडित होकर नया जीव बनाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यह प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। यह प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट डालो द्विखंडन, इसको द्विविभाजन भी बोलते हैं, तो द्विविभाजन भी लिख लो। लिखो, इसमें जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए संतति जीवों का निर्माण की जगह उत्पन्न लिख लो बेटा, 2 नए संतति जीवों को उत्पन्न करता है। 2 नए संतति जीवों को उत्पन्न करता है। उदाहरण लिखो, अमीबा, लेशमानिया, ब्रैकेट में लिख लेना, काला जार का रोगाणु। काला जार क्या है बेटा? एक संक्रमित रोग है, ब्रैकेट बंद। पैरामीशियम, इसके अंदर से अपन 2 डायग्राम करेंगे, एक तो अमीबा का और एक लेशमानिया का। तो ये जो स्क्रीन पर तुम्हारे को डायग्राम दिख रहे हैं, ये डायग्राम तुम अगर इसमें साफ दिख रहे हैं तो इसमें से बना लो, या फिर नोटबुक में से बनाना है तुम्हारे को, इसके नीचे द्विखंडन के नीचे दोनों, अमीबा और लेशमानिया में द्विखंडन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे को एक वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ कि अमीबा किस प्रकार से विखंडन होता है। तो आओ और देखो, स्क्रीन पे देखो। अपन देख रहे हैं अमीबा में द्विविखंडन। अब अमीबा में क्या होता है? अमीबा में एक जीव होगा, वो क्या होगा? 2 भागों में डिवाइड होगा। तो ये वीडियो के माध्यम से देखो, ये देखो, ये जो नीले नीले कलर की, ये क्या है? अमीबा। अब ये अमीबा क्या होगी? अमीबा के अंदर जो लाल लाल दिख रहा है, अंदर डिवाइड होता हुआ फैलता हुआ, वो क्या है? केंद्रक। अब ये केंद्रक क्या होगा? 2 भागों में टूट जाएगा। ये देखो, ये टूट गया। अभी जैसे ही टूटा है तो इसका जो कोशिका द्रव्य है, ये भी क्या हो जाएगा? 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो एक अमीबा से 2 अमीबा का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। इसी प्रकार से फिर ये दोनों भी क्या करेगी? अलग अलग अपनी वही प्रोसेस जारी रहेगी। तो इसलिए अमीबा को क्या बोला जाता है? अजरामर। तो ये फिर से ये प्रोसेस क्या रहेगी? इनमें चलती रहेगी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि अमीबा में किस प्रकार से विखंडन होता है। इसके बाद में अब हेडिंग डालो 2 नंबर पे, बहुविखंडन, ब्लैक पेन से। बहुविखंडन का समझ में आया क्या होगा? आप समझाया था तुम्हारे को प्लेज्मोडियम में। बहुविखंडन में लिखो, जब जीव
जब जीव विभाजित होकर अनेक संतति जीवों को उत्पन्न करता है तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। इसमें जीव अपने चारों ओर एक आवरण बनाता है। इसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होकर अनेक संतति केंद्रक बनाते हैं, जो संतति कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। अनुकूल वातावरण होने पर आवरण के फटने से संतति कोशिका स्वतंत्र हो जाती है। उदाहरण लिखो, प्लेज्मोडियम, ब्रैकेट में लिख लेना। मलेरिया परजीवी। ये डायग्राम भी तुम्हारे को बुक के अंदर से बनाना है, ठीक है। उधर मैंने समझाया कि ये जो कोशिका झिल्ली वो पढ़ता हुआ दिखाया था, लेकिन तुम्हारे को पढ़ता हुआ नहीं दिखाना। वैसे इस प्रकार से जो तुम्हारी बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है वैसा का वैसा ही बनाना है। स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अगर ये अच्छे से दिख रहा होगा तो इसको भी बना लो तुम, ठीक है। इसके बाद में बी पॉइंट डालो, खंडन। बी पॉइंट डालना है, खंडन। ये भी क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। खंडन में क्या होता है, कोई भी जीव ले लो, अगर जैसे इस प्रकार का खंडन उनमें होगा जिसमें किसी भी जीव का कोई सा भी भाग अगर भाग टूट जाता है तो वो क्या करता है, पुनः खंडित होकर, जैसे कोई जीव ले रहा हूं, ये अपने पास कोई सा भी जीव है, अगर ये इस प्रकार का कोई जीव है अपने पास, अब इसका मान लो ये भाग खंडित होकर टूट गया, तो अब ये भाग खंडित होकर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या करेगा, इसका शेष बचा हुआ भाग यानी ये जितना पोर्शन है उसको क्या कर लेगा, ये वापस डेवलप कर लेगा और एक नए जीव में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और ये इसका ये भाग टूटा था, ये भाग यहाँ से क्या हुआ था, अलग हुआ था ना, तो इसमें परिवर्तित हो गया और ये क्या करेगा, वापस इस संरचना को वापस क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इस प्रकार से किसका, दो जीवों का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे अपन क्या बोलते हैं, खंडन। तो इसका उदाहरण है अपने पास स्पायरोगायरा का अपने बुक के अंदर डायग्राम नहीं दे रखा, ओनली एग्जाम्पल याद रखना है अपन को खंडन के अंदर। तो खंडन के अंदर लिखो सबसे पहले, इस प्रकार के प्रजनन में जीव के शरीर से कोई भी भाग टूटकर संतति जीव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के प्रजनन में
जीव के शरीर से कोई भी भाग टूटकर संतति जीव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण लिख लो, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ब्रैकेट में लिख लेना, तंतुवत शैवाल। ये क्या है? शैवाल। इसके बाद में सी पॉइंट पढ़ेंगे अपन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन ये क्या होता है? पुनरुद्भवन, इसे पुनर्जनन भी बोल देते हैं। पुनर्जनन। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी जीव होता है तो उसका अगर कोई भाग टूट जाता है, क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो वो जीव क्या करता है? उस कटे हुए भाग को पुनः विकसित करने की क्षमता रखता है। तो इसको अपन बोलते हैं पुनर्भवन या पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तुम सब जानते होंगे, चिपकली। क्या जानते हो कि चिपकली? अब चिपकली में क्या होता है? इस प्रकार से अपने पास क्या होती है? चिपकली होती है। क्या होती है? चिपकली। अभी चिपकली के अंदर क्या संरचना होती है कि इसकी चिपकली के अंदर अपन पूंछ काट दे, तो ये अगर पूंछ काट देते हैं यहाँ से इस प्रकार से इसकी, तो ये जो कटा हुआ भाग यानी पूंछ कट गई, ये पूंछ को क्या कर लेगी? ये वापस नई पूंछ आ जाएगी, यानी नई पूंछ का क्या कर लेगी? वापस निर्माण कर लेगी। कौन? चिपकली। तो इसे इस प्रकार से कटे हुए भाग को पुनः विकसित कर रही है। कौन? चिपकली। तो इसलिए ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। तो अच्छे से समझ में आ गया। तो इसके अंदर अपने जो सिलेबस के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रहा है प्लेनेरिया का। किसका दे रखा है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। अब ये प्लेनेरिया क्या होता है? इस प्रकार से होता है, इस डायग्राम दिखाऊंगा तुम्हारे को। ये इस प्रकार की संरचना होती है इसकी, प्लेनेरिया की। अब इस प्लेनेरिया को अगर अपन इस प्रकार से काट देते हैं, तो एक भाग तो इधर देखो, अब ये यहाँ से काट दिया दो भागों में, तो एक संरचना तो क्या हो गई इसकी? ये हो गई ऊपर, और एक क्या हो गई? ये हो गई बीच वाली, और एक क्या हो गई? ये नीचे वाली हो गई, यानी तीन भागों में डिवाइड हो गया। अब ये तीनों भाग क्या करेंगे? अपने कटे हुए भाग को पुनः क्या कर लेंगे? विकसित कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? अपने पूरे बॉडी का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। ये पार्ट भी क्या करेगा? ऊपर के ऊपर लेगा, और ये तो है ही सही खुद, और ये नीचे का भी क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी क्या कर लेगा? अपने पूरे वापस नए जीव का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। तो यानी कटे हुए भाग को पुनः विकसित करने की क्षमता जिनमें पाई जाती है उन्हें बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, तो इसमें अगर जीव के किसी इस प्रकार का जो पुनरुद्भवन जिनमें पाया जाता है उनके जीव के शरीर को कितने भी भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो सारे के सारे भाग क्या हो जाएंगे? पुनः नए जीव का निर्माण कर लेंगे, यानी इस कटे हुए भाग को पुनः विकसित कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो पुनरुद्भवन और पुनर्जनन डालो, और लिखो पुनरुद्भवन, ब्रैकेट में लिखना पुनर्जनन। लिखो जीवों में शरीर के कटे भागों को पुनः विकसित करने की क्षमता को कटे भागों को पुनः विकसित करने की क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन कहते हैं। उदाहरण लिखो प्लेनेरिया, कोमा
तारा मछली आदि। अब इसके अंदर से ये प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन का जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम तुम्हारे को नोटबुक में बनाना है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और तुम्हारी बुक में अच्छे से बनाया डायग्राम को, बुक के अंदर दे रखा है, अगर स्क्रीन पे सही नहीं दिख रहा हो तो। इसके बाद में लाइन छोड़ के और एरो लगा के लिखो, यदि जीवों को, नहीं ऐसे मत लिखो इन जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। फिर से एरो लगाओ और लिखो, पुनरुत्थ भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। यानी कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। जिनमें ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, उन जीवों में क्या होगा, पुनरुत्थ भवन होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगर अपने शरीर के किसी भाग को काट दिया जाए तो क्या वापस आ जाएगा, नया आएगा ना। तो इसके लिए भी क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है, उन्हीं में क्या होगा, पुनरुत्थ भवन होता है। तो लिखो, पुनरुत्थ भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है, जिसे कोशिकाओं का परिवर्धन कहते हैं। कोशिकाओं का परिवर्धन कहते हैं। परंतु यह जनन के समान नहीं है। परंतु यह जनन के समान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटने से उससे नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। उससे नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। यानी पुनरुत्थ भवन को एक तरह से जनन का प्रकार नहीं माना जा रहा अभी, और माना भी जा रहा है। कंफ्यूज है इसके अंदर। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि जैसे मान लो इसके अंदर, जैसे अभी चिपकली का एग्जांपल दिया मैंने, तो उसके अंदर से जैसे चिपकली की पूंछ कट जाती है, तो चिपकली के अंदर पूंछ वापस आ जाती है, लेकिन पूंछ के अंदर वो जो आगे वाला जो उसका पार्ट है वो थोड़ी आता है। क्यों नहीं आता? तो इस वजह से अपन जनन का पार्ट तो मान नहीं सकते इसे। लेकिन प्लेनेरिया में तो ऐसा हो रहा है ना। तो कुछ कुछ जीवों में होता है, लेकिन कुछ कुछ जीवों में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे डी पॉइंट मुकुलन। अब अपन पढ़ेंगे मुकुलन। डी पॉइंट है अपने बाद मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, इसमें जीव के शरीर से एक कलिका क्या होती है, विकसित होती है, और फिर वो कलिका धीरे धीरे विकसित होकर और उस जीव से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे अपने पास एग्जांपल दे रखा है हाइड्रा का। किसका दे रखा है? हाइड्रा का। हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा की संरचना इस प्रकार की होती है। इस प्रकार का क्या पाया जाता है? हाइड्रा पाया जाता है। अब इस हाइड्रा से धीरे धीरे क्या होती है, एक कलिका विकसित होने लगती है। क्या होने लगती है? कलिका विकसित होने लगती है।
ये डायग्राम में तो अभी सिंपली डायरेक्ट बना रहा हूँ, तुम्हारे को इस प्रकार का डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाना है। तो इसके शरीर से एक कलिका क्या होती है, विकसित होने लगती है। इस प्रकार से एक कलिका विकसित होने लगती है, जिसे बोलते हैं अपन मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर इस मात्र जीव से क्या हो जाएगी, इस प्रकार से ये जो जीव था वो तो इस प्रकार से रह जाएगा जो भी है, और ये अलग होकर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से एक नए जीव में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो संरचना पाई जाती है उनको बोलते हैं अपन मुकुलन। यानी इनके शरीर से एक कलिका विकसित होती है, निकलती है, और निकलकर विकसित होकर वो मात्र जीव से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इसे अपन बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, तो लिखो मुकुलन में सबसे पहले लिखो, इस विधि में जीव इस विधि में जीव के शरीर से एक छोटी कलिका निकलती है। एक छोटी कलिका निकलती है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल मात्र जीव से अलग होकर संतति जीव में बदल जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। उदाहरण लिखो, हाइड्रा। अब ये मैंने जो डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम तुम्हारे को बनाना है। यानी देखो, ये जो सेकंड वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर जिसके अंदर छोटी सी कलिका क्या हो रही है, निकल रही है, जिसे क्या बोल रहे हैं अपन मुकुल। ये फिर ये धीरे धीरे विकसित हो रही है, और ये एक टाइम आता है जो इस मात्र जीव से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ए नंबर की कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो ये कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, पौधे का कोई भी कायिक भाग, जैसे वो जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकती है, पत्ती भी हो सकती है, पौधे का कोई भी भाग हो सकता है। तो उसको अगर अपन उससे नए जीव का उत्पन्न हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कायिक जनन। जैसे अपन ने गन्ने का देखा होगा एग्जाम्पल, किसका देखा है, गन्ने का। ये अपने पास गन्ना है, क्या है, गन्ना। अब ये एक गन्ने से अपन बहुत सारे गन्ने क्या कर सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं। अब इस गन्ने को अपन क्या करेंगे, अलग करके इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में काट के, इसको क्या करते हैं अपन, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या कर देते हैं, चुबो देते हैं। और चुबोने के बाद ये इससे क्या होती है, धीरे धीरे फूट कर ये किसी नए गन्ने में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी पौधे के कोई भी कायिक भाग से नए पौधे का जो निर्माण होता है उसे बोलते हैं अपन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो लिखो इसमें सबसे पहले, इसके अंदर एग्जाम्पल अपने पास गुलाब है, ठीक है, और ब्रायोफिलम की पत्ती है, और सिंपल सा एग्जाम्पल अपना गन्ना है। ठीक है, तो अपने एक डायग्राम भी दे रखा है इसके अंदर ब्रायोफिलम का। तो ब्रायोफिलम की पत्ती में किस प्रकार से वो नई कलिकाएं निकलती है। ठीक है, वो कलिकाएं निकलने के बाद उन जैसे पत्ती नीचे करती है तो मिट्टी के अंदर उनसे जड़ों का निर्माण होता है, फिर नए ब्रायोफिलम का क्या हो जाता है, पौधे का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले लिखो इसके अंदर कायिक जनन के अंदर लिखो कायिक जनन या कायिक प्रवर्तन।
लिखो वह जनन जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग जड़, ब्रैकेट में लिख लेना, जड़ हो सकता है, जड़ कोमा पत्ती कोमा तना ब्रैकेट बंद, से नया पौधा बनता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। उदाहरण लिख लो इसका, ब्रायोफिलम कोमा गन्ना कोमा अंगूर कोमा केला कोमा गुलाब आदि। ब्रायोफिलम कोमा गन्ना कोमा अंगूर कोमा केला कोमा गुलाब आदि। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है उसमें किस प्रकार का कायिक जनन होता है और कि कायिक जनन की अपनी क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है, तो इससे क्या क्या आपको लाभ मिलता है। इधर देखो, ये ब्रायोफिलम किस प्रकार की क्या होती है, पत्ती होती है। क्या होती है, पत्ती। अब ये ब्रायोफिलम की पत्ती से यहाँ से छोटी छोटी क्या होती है, कलिकाएं निकलती है। क्या होती है, कलिकाएं निकलती है इस प्रकार से। अब ये पत्ती अगर जैसे पेड़ के लग रही है, किसके लग रही है, पेड़ के। अब ये पत्ती अगर नीचे गिर जाती है मृदा के अंदर, जैसे ये गिर गई, यहाँ पे मिट्टी है, तो मिट्टी में गिरने के बाद ये क्या करती है, जड़ों का निर्माण कर लेती है और विकसित होकर नए पादप का निर्माण करती है। तो यानी पौधे का कायिक भाग कौन सा हो गया, यहाँ पे पत्ती हो रही है, तो पत्ती से नए पौधे का यानी नए ब्रायोफिलम का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो लिखो, लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखो, ब्रायोफिल स्टार करके भी लिख सकते हो। मैंने तुम्हारे को स्टार वो एरो लगा के लिखवाया था ब्लैक पेन से, तो ब्लैक पेन से स्टार एरो लगा के भी लिख लो या स्टार करके लिख लो। लिखो ब्रायोफिलम में जनन, लिखो ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती है। कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती है। ये कलिकाएं मृदा में गिरकर नए पौधों में विकसित हो जाती है। कलिकाएं मृदा में गिरकर नए पौधों में विकसित हो जाती है। अब ये डायग्राम जो तुम्हारे को दे रखा है स्क्रीन पर, ब्रायोफिलम कलिकाओं के साथ ब्रायोफिलम की पत्ती, ये वाला डायग्राम बनाना है इसके नीचे। इसके बाद में अब स्टार करके डाल दो या एरो लगा के डालो, कायिक जनन के लाभ, ब्लैक पेन से डालना है, कायिक जनन के लाभ महत्व उपयोगिता। लिखो इसमें फर्स्ट क्या मतलब जो कायिक जनन है उसके क्या क्या लाभ मिलते हैं अपन को, उसकी क्या महत्व है, तो ये इसमें अंदर अपन पढ़ने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इस विधि से वांछित लक्षणों वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। वांछित लक्षणों वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। सेकंड लिखो, यानी फर्स्ट पॉइंट समझो पहले, इस विधि से वांछित लक्षणों वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। यानी वांछित लक्षण मतलब यानी इस विधि से जो पौधे उगाए जाते हैं तो उनमें अपन को नए नए चेंजेस यानी नए नए परिवर्तन देखने को अपन को मिलते हैं। यानी वांछित लक्षण उनमें क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं। तो इनसे अपन क्या करते हैं, वांछित लक्षण वाले पौधे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड लिखो, बीज रहित पौधे
इस विधि से प्राप्त किए जाते हैं। बीज रहित पौधे इस विधि से प्राप्त किए जाते हैं, यानी जिनके अंदर जिन पौधों में क्या नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता, उनको इस विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है, यानी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें उत्पादन अधिक होता है। इसमें उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद में 4 पॉइंट लिखो, इसमें पौधा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। इसमें पौधा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद में 5वां लिखो, कम समय में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है अपना एफ पॉइंट अपना बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो होता है क्या होता है, राइजोपस क्या है, एक कवक है, फफूंद है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्रेड होता है, ये ब्रेड है, तो इस ब्रेड को अगर अपन गीला करके कहीं रख देते हैं तो इसके अंदर धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, फफूंद आने लग जाती है, यानी इनके ऊपर क्या हो जाता है, कवक का जाल फैलने लगता है। अब कवक के जो बीजाणु है वो क्या रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं। वायुमंडल में गीले से आएंगे और यहाँ पर अंकुरित होकर किस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की संरचनाएं बनाएंगे। इस प्रकार की संरचना बनाकर यहाँ पर ऊपर बीजाणुधानी का निर्माण कर लेते हैं। ऊर्ध्व तंतु पर किसका निर्माण होता है, बीजाणुधानी का। अब इस बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है, बीजांड का। किसका निर्माण होता है, बीजांड का। फिर ये अनुकूल वातावरण पर ये क्या हो जाती है, फट जाती है, और फटने के बाद ये क्या हो जाती है, वायुमंडल में वापस मुक्त हो जाते हैं। और फिर इस प्रकार से इनमें क्या होता है, बीजाणु समागम, यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये बीजाणु कहाँ फैल जाते हैं, वायुमंडल में फैल जाते हैं। और फिर अगर इनको किसी जगह पर अनुकूल वातावरण, यानी जो जहाँ पर ये क्या कर सके, वृद्धि कर सके, तो अपन को पता है जो कवक ये होते हैं वो क्या होते हैं, सड़े गले जगहों पर, वहाँ पर भी क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ होती है। तो ये वायुमंडल में फैले होते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल देखा होगा अचार, तो अचार के अंदर जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो क्या करने लग जाते हैं, वहाँ पर फफूंद आ जाती है। तो वैसा क्या होता है बीजाणुओं की वजह से। तो इसके अंदर बीजाणु समासंग डालो और लिखो, इसमें लिखो, इस प्रकार का अलैंगिक जनन राइजोपस ब्रैकेट में लिख लो, ब्रेड कवक, ब्रैकेट बंद, कोमा लगा के लिखो, म्यूकर आदि में पाया जाता है। इसमें कवक जाल से ऊर्ध्व तंतुओं का निर्माण होता है। इसमें कवक जाल से ऊर्ध्व तंतुओं का निर्माण होता है। इन तंतुओं के शीर्ष पर गोलाकार बीजाणुधानी बनती है। गोलाकार बीजाणुधानी बनती है, जिसमें सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिसमें सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है।
बीजाणुधानी के फटने से बीजाणु वायु द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी वायु के अंदर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, बीजाणु वायु द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं और बीजाणु अंकुरण कर कवक जाल बनाते हैं। यानी अगर पिंड से इनको क्या मिलता है, अनुकूल जगह मिलती है जहाँ पर ये क्या कर सके, एक तरह से ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, ये बीजाणु वापस अंकुरण करेंगे और क्या कर लेंगे, एक जाल बना लेंगे। फिर ये प्रोसेस इनमें क्या रहती है, होती रहती है, चलती रहती है। अब ये जो इसके अंदर नीचे डायग्राम दे रखा है बीजाणु समासंग के अंदर, ये डायग्राम तो हमारी बुक के अंदर है, इसका राइजोपस का, राइजोपस में बीजाणु समासंग, ये डायग्राम ही तुम्हारे को बनाना है। इसके बाद में अब पढ़ेंगे अपन तीसरा पॉइंट, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन तीसरा पॉइंट लाल पेन से डालना है, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन का मतलब होता है ग्रोथ करवाना, उत्तकों को ग्रोथ करवाना। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी पादप ले लो, पादप का कोई सा भाग लेके उसकी कोशिकाओं में या फिर अंगों में या फिर किसमें, उत्तकों में क्या किया जाता है, संवर्धन करवाया जाता है। यानी उनको क्या किया जाता है, ग्रोथ करवाया जाता है और नए नए पादपों क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन, उत्तक संवर्धन। ठीक है, तो उत्तक संवर्धन के अंदर लिखो पादप कोशिकाओं कोमा उत्तकों या अंगों को उचित पोषण माध्यम पर किसी पात्र में संवर्धित करने को उत्तक संवर्धन कहते हैं। संवर्धित करने को उत्तक संवर्धन कहते हैं। अब इसके नीचे जो ये ग्रीन पेन से डाल रखा है मैंने, पॉइंट उत्तक संवर्धन के लाभ, ये डालो, उत्तक संवर्धन के लाभ। अब इसके अंदर वो करना है तुम्हारे को, खुद को ही करना है। उत्तक संवर्धन के अंदर जो भी मैंने करवाया था ब्लैक पेन से, इसके अंदर ब्रायोफिल्म में जनन वाला करवाया था ना, उसके अंदर सेकंड एरो था वो कायिक जनन के लाभ, महत्व या उपयोगिता। यानी इसके अंदर अपन को उत्तक संवर्धन के लाभ के अंदर वही लिखना है जो कायिक जनन के लाभ थे। ठीक है, तो 5 करवाए थे ना कायिक जनन में के लाभ। फर्स्ट था वो कि इस विधि से वांछित लक्षण वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा, बीज रहित पौधे इस विधि से तैयार कर प्राप्त किए जाते हैं। और 4 पॉइंट, इससे उत्पादन अधिक होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट किसके अंदर करना है, उत्तक संवर्धन के लाभ के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट है आज का, लास्ट पॉइंट है अपना लैंगिक जनन प्रणाली। लास्ट पॉइंट अपना लैंगिक जनन प्रणाली। लैंगिक जनन प्रणाली। तो इसके अंदर तुम्हारे को क्या करना है, हिंट लिख लो डायरेक्ट या फिर कर लेना तुम। इसके अंदर करना है तुम्हारे को, जो मैंने वो बुक के क्वेश्चन करवाए थे, अभी बुक के जो क्वेश्चन करवाए थे उसका अंदर करवाया था ना मैंने, डीएनए प्रतिकृति का महत्व, लाभ। तो वो डीएनए प्रतिकृति का महत्व करना है इसके अंदर, डीएनए प्रतिकृति का महत्व।
डीएनए प्रतिकृति का महत्व वो वहाँ से करना है, कौन से वाले, जो बुक के क्वेश्चन करवाया था। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन डीएनए प्रतिकृति के लाभ या महत्व। तो आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और पीछे की जो 4 चैप्टर की जितने भी अपने क्लास हो चुकी उनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उनको भी अगर कुछ टॉपिक वगैरह समझ में नहीं आए तो उनको वहाँ से देख लिया करो। तो आज की अपनी फर्स्ट क्लास थी, मिलते हैं बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।